देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मानव में पाचन तंत्र आपको जानना है। पूरा लेसन इसमें समाहित हो जाएगा, पूरा लेसन जो भी आप पढ़े हैं, पूरा लेसन। सबसे बड़ी बात है, इम्पॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए इस बार पेपर में, मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। अब देखिए, पाचन तंत्र का मतलब हुआ कि जब आप भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं तब से लेकर के और मल परित्याग तक की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। ये टोटल जैसे आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं और जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है तब तक का पूरा क्रिया जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत होने वाला है। ये तो आपको जानना पड़ेगा। अब ये एक एक करके आपने पढ़ा भी है, छोटी याद, बड़ी याद, अग्नाशय, अमाशय, सबके बारे में पढ़े हैं। अब थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या है, अंतर्ग्रहण। देखिए मैं बोला था कल 5 हेडिंग आपको इसमें लिखना होता है। कितना हेडिंग लिखना होता है, 5। एक पहला हेडिंग आ गया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब हुआ कि भोजन को आप क्या कर लिए, अपने अंदर ग्रहण कर लिए। मतलब देखिए, भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। भाई जब तक वो अंतर्ग्रहण नहीं हुआ रहेगा तब तक वो क्रिया संपन्न नहीं हुआ। तो कह रहा है भोज्य पदार्थ में सब भोज्य पदार्थ ही है। भोज्य पदार्थ को शरीर में पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। या अथवा दे रहा है वातावरण से भोज्य पदार्थों को अनेक विधियों से भी ग्रहण करना, ये जो है अंतर्ग्रहण कहलाता है। मतलब जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गया, प्रकाश संश्लेषण से डायरेक्ट ले लिया जाता है भोजन। अब कंडीशन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। पता है कोशिका के आधार पे कितने प्रकार के भाई जंतु होते हैं, तो एक होते हैं एक कोशिकीय और एक होते हैं बहुकोशिकीय। जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं ना, देखिए इसमें अगर लिखना चाहें पेपर में तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन हेडिंग कौन है, अंतर्ग्रहण। लेकिन इसमें भी आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं ये बात ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि एक कोशिकीय जंतुओं में मुख नहीं होता है। बोलिए, एक कोशिकीय जंतु मुख होता है, अमीबा वगैरह में मुख नहीं होता है। एक कोशिकीय जंतु में मुख नहीं होता है, ये जल द्वारा आए गए कणों को अपने सतह पे चिपका कर आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब देख लो कैसे ग्रहण कर रहे हैं कोशिकीय जी, इनके पास अपना कोई मुख नहीं है, ये जल के साथ जो कण आ रहे हैं उसी को अपने सतह पे क्या कर ले रहे हैं, चिपका ले रहे हैं, और उसी में से कुछ चीज़ों को ये अपने अंतर्ग्रहण कर ले रहे हैं, इनका भोजन हो जा रहा है। तो ये चीज़ आप लिखना चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय जंतुओं में मुख नहीं होता है, जल द्वारा आए हुए कणों को ये अपने सतह पे चिपकाकर और भोजन ग्रहण उनसे कर लेते हैं, लिखना चाहे तो। अब देखिए बहुकोशिकीय जंतु, मतलब हम लोग आते हैं बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय जंतुओं का मुख होता है, ये बाकायदे भोजन को अपने मुख तक लेके जाते हैं। अब चोंच द्वारा, मुख द्वारा, ये सब होता है ना जी। जैसे आप अलग अलग जानवरों को देख सकते हैं, पक्षियों को देख सकते हैं, सबका अपना मुख होता है और ये बाकायदे भोजन को कहाँ लेके जाते हैं, अपने मुख तक, और उसके पास से उसको क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। यानी इसमें मुख होता है, इसमें मुख नहीं होता है। ये एक एक लाइन की चीज़ें अगर आप इसमें लिखना चाहे तो लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोलिए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंतर्ग्रहण वाला बात समझ में आया कि नहीं? अब बताइए, बोलिए बस। अंतर्ग्रहण में क्या हो रहा है, भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं में, एक कोशिकीय जंतु जो होंगे उनमें मुख होता ही नहीं है, वो पानी द्वारा आए हुए कणों को अपने सतह पे क्या करते हैं, चिपका लेते हैं, फिर उनसे भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जो बहुकोशिकीय जंतु हैं इनमें मुख होता है और ये बाकायदे मुख की तरफ से भोजन को निगलने का काम करते हैं, जैसे चोंच द्वारा, मुख द्वारा, है ना, ये सब इनमें होता है। आहार नाल होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये चीज़ें कंफर्म हो गया। अब आगे आइए, अब मैं बोला हूँ 5 हेडिंग चलेगा। कितना हेडिंग चलेगा, 5। तो दूसरा नंबर का हेडिंग कौन आता है, पाचन। पहला हेडिंग कौन था, अंतर्ग्रहण। दूसरा हेडिंग कौन है, पाचन। पाचन की क्रिया में आपको बहुत सारा बात ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन। अब मान लीजिए भोजन तो आपने ग्रहण कर लिया, भोजन किस में था, ठोस में होगा, तरल में होगा, ये सब अवस्था में होगा, में होता है। देखिए जंतुओं द्वारा, यानी जो भी जंतुओं में, मैं बार बार बोलता हूँ, मनुष्य किस में आता है, जंतु में। जब भी जीव जंतु की बात की जाएगी तो मनुष्य भी जंतु में आएगा। अब जंतुओं द्वारा ग्रहण किया गया भोजन ठोस या तरल अवस्था में होता है, ठोस या तरल में होगा, तथा अविलय होता है। अब वो अविलय होता है, कहीं मिलने वाला नहीं। लेकिन आपको पता है जैसे आप भोजन करते हो, मुख में ही लार ग्रंथियां हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम, ये सब जो है श्रावण होती हैं। अब मैं आगे इसको बताने वाला हूँ, अभी खैर देखिए। इन पोषक पदार्थों को संपूर्ण शरीर में संचरित कराने हेतु भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विलेय अवस्था में लाया जाता है। तो पहली बात आप ये समझ जाएं कि पाचन में क्या होता है। तो भाई जो भी व्यक्ति है, चाहे जो भी जंतु है, वो जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन किस अवस्था में होता है, ठोस या तरल में होता है। अब उनको शरीर के सभी भागों में भेजने के लिए जो पौष्टिक आहार है उस सब पूरे शरीर में संचरित कराने के लिए उनको भौतिक और रासायनिक क्रिया में क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो भौतिक क्रिया कौन हो गया, कुतरना, कूचना, पीसना, दांत से कूचते हैं ना। और रासायनिक क्रिया कौन हो गया, जौन उसमें क्या बोलते हैं, एंजाइम श्रावण हो रहा है और वो मिक्स करके कहाँ जा रहा है, यकृत में जा रहा है, नीचे जा रहा है, पूरा छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए जा रहा है ना जी। तो ये क्रिया क्या हो गई, भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्रिया कूचना, दाबना, उसको पीसना, और रासायनिक क्रिया एंजाइम का श्रावण होना। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब ये करके और उसको किस अवस्था में बना दिया जाता है, विलेय अवस्था में लाया जाता है। जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि भाई पाचन क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं वो ठोस होता है, तरल में होता है, वो अविलेय होता है। उसको जब हम जैसे भोजन करते हैं, भौतिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, इन दोनों क्रियाओं द्वारा वो भोजन क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो आज के बाद पाचन में आपको दिक्कत नहीं होगा। पाचन कोई पूछ दे तो कोई दिक्कत है, पाचन का मतलब जो भोजन आप कर रहे हैं पच गया। तो पचा कैसे, दो क्रिया हुआ, भौतिक और रासायनिक क्रिया हुआ, जिनके वजह से वो पच गया। इसी को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन भारी है ही नहीं, पाचन एक नंबर में पूछ सकता है कि पाचन किसे कहते हैं। तो आप बता दीजिए, इतना सारा लंबा सा बात है। अब इसमें देखिए कि क्या कह रहा है कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से जी, यहाँ से। जटिल व अघुलनशील जटिल, ठोस वही बात है। जटिल व अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये ऊपर वाला भी वही बात लिखा है, नीचे वाला भी सेम बात लिखा है, पाचन दोनों का ही परिभाषा हो रहा है। तो कोई दिक्कत है पाचन में। अब पाचन में भी एक कोशिकीय आ जाएगा, बहुकोशिकीय आ जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि एक कोशिकीय जंतुओं में एक ही कोशिका में पाचन हो जाता है। आप बताएंगे, लिखेंगे अगर लिखना चाहेंगे तो एक कोशिकीय जंतुओं में एक ही कोशिका में पाचन हो जाता है, एक ही रिक्तिका की आवश्यकता होती है, पाचन यहाँ कन्फर्म है, हो जाना है। लेकिन बहुकोशिकीय में बाकायदे एक यहाँ मुख द्वार से एक आहार नाल होता है, जो जाके अमाशय में खुलता है, फिर छोटी आंत होता है, इन सब क्रियाओं से गुजरता है, तब जाके पाचन होता है। पाचन ऐसे नहीं होगा बहुकोशिकीय में। तो बहुकोशिकीय में पाचन कैसे होता है, तो बहुकोशिकीय में पाचन आहार नली के द्वारा, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितना आप नाम जानते हैं, इन सब के द्वारा होता है अगर लिखना चाहे तो। और एक कोशिकीय में किसके द्वारा होता है, एक कोशिकीय में एक कोशिका के द्वारा सब कुछ संभव है, क्योंकि वहाँ पे एक ही कोशिका है। जब एक ही कोशिका है तो उसी में ना सब कुछ संभव होगा। अब आपको उसमें पता है कोशिका के अंतर्गत माइटोकांड्रिया, लयनकाय है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ उसमें खुद का स्पेशल है, तो वो सब कुछ जो है वहाँ पे कर लेता है। लेकिन बहुकोशिकीय में क्या है, तो ये उत्तकों से बना हुआ शरीर, यानी कि कोशिका से बना है उत्तक, और उत्तकों से बना हुआ शरीर को क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जंतु। अब बहुकोशिकीय जंतु में क्या होता है कि बाकायदे मुख द्वार होता है, मुख द्वार के बाद जो है आहार नाल होता है, इन सब के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, ये सब होते हैं, और उसमें जो है तरह तरह के रस स्रावित होते हैं, तब जाके भोजन क्या होता है, पचता है।
ऐसे नहीं बचता है यहाँ पे। तो ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय लिख के छोड़ दीजिएगा, और नहीं ये भी नहीं लिखना चाहते तो ये भी मत लिखिए। मैंने बोला आपको हेडिंग कौन इंपॉर्टेंट है, पाचन, यानी आपको 2 हेडिंग, अंतर्ग्रहण पहला मिला, दूसरा क्या मिला, पाचन। वो तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका पूरा लेसन कंप्लीट होता रहे। कितना हेडिंग कंप्लीट हुआ, 2। अगर पेपर में आएगा तो ये 2 हेडिंग तो आपको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद तीसरा का हेडिंग क्या होता है, तो ये है भाई, बहुत बढ़िया हेडिंग है, यांत्रिक या भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया तो मैं अभी बताया हूँ आपको। भौतिक क्रिया भी थोड़ी देर पहले मैं बोला था कि चबाना होता है, भोजन को पीसना होता है, कुतरना होता है, ये सब होगा ना। देखो भाई, इसमें भोजन को चबाना, अमाशय में भोजन की लुगदी बनाना, अमाशय में जाएगा लुगदी, लुगदी बन जाएगा। आहार नाल में क्रमाकुंचन होगा, पेशीय संकुंचन जो, जिसके कारण भोजन आगे खिसकना सम्मिलित है। मैं बोला हूँ भौतिक क्रिया क्या है, तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, मुख में लेके उसको खूब कुतर रहे हैं, पीस रहे हैं, लार स्रावित हो रहा है, वो अंदर की ओर आहार नाल में जा रहा है। आहार नाल में भी सोच के देखिए, अगर उसमें लार का श्रावण कम हो तो यहाँ से खिसक के जाएगा नीचे, नहीं खिसकेगा। तो चारों तरफ से जो ग्रास नली होती है उसमें से जो है एंजाइम स्रावित होता है, और जैसे जैसे एंजाइम स्रावित होगा भोजन मुख द्वार से लेकर के आहार नाल से होकर के नीचे घसकता जाएगा, घसकता जाएगा, घसकता जाएगा, तब न जाके आगे पहुँचेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसमें भोजन को चबाना, अमाशय में भोजन को लुगदी बनाना, आहार नाल में क्रमाकुंचन। आहार नाल में क्रमाकुंचन का मतलब, क्रमाकुंचन का मतलब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, खैर लेकिन आपसे बता दे रहा हूँ। अब मैंने एकदम उसको छोटा छोटा पीस देना करके, और भोजन को कहाँ, आगे खिसकाना, मतलब लार जो स्रावित होगा वो भोजन को आगे क्या करेगा, खिसकाएगा। इस पूरे प्रक्रिया ये सम्मिलित होता है, किसमें सम्मिलित होता है जी, यांत्रिक या भौतिक पाचन। यांत्रिक या भौतिक पाचन। अब जैसे भौतिक पाचन हो गया तो रासायनिक पाचन भी जानना पड़ेगा। तो मैं तो पहले ही बता दिया था शॉर्टकट में कि भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है। रासायनिक में केवल एंजाइम की बात होगी, कौन कौन रस स्रावित होते हैं उनकी बात होगी। चलिए, अब यहाँ क्रमाकुंचन का थोड़ा स्पेशल बता दिया जा रहा है, इसको लिखवाया नहीं, मैं बोला था केवल समझा दूंगा। तो क्रमाकुंचन वैसे पेपर में आ गया तब, नहीं आ तो कोई बात नहीं है, अगर आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्रमाकुंचन गति स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में एक प्रतिवर्ती क्रिया है के रूप में होती है। यह पाचन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर क्रमाकुंचन न हो, भोजन अच्छे से कुतरे पिसाए नहीं और अंदर जाए नहीं, ये क्रिया अगर नहीं होगा तो भाई भोजन जब अंदर जाएगा ही नहीं तो पचेगा कहाँ से। अब कह रहा है जो भोजन को पाचन नलिका में सुगमता से चलाने हेतु, बोलो ना, पाचन नलिका मतलब क्या, उसको यहाँ से घसका घसका के आगे लेके जा रहा है, ये इसका काम है क्रमाकुंचन का। अगर ये आगे नहीं लेके जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आहार नाल की दीवार पर पेशियाँ होती हैं जिनके क्रमानुसार संकुचन करने के तरंग की तरह यह गति उत्पन्न करती हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों को आहार नाल जैसे भोजन को ग्रासनली से पेट में ले जाती है, पेट से भोजन को छोटी आंत में ले जाती है तथा वहाँ से बड़ी आंत में, फिर कोलन में, वहाँ से गुद्दा तक ले जाने हेतु इसकी ये कार्य करती है। मैं पहले ही बोला हूँ कि भोजन यहाँ से करते हैं और मल परित्याग जहाँ तक होता है इन सबके बीच में क्रमाकुंचन होता रहता है। आपने पट्टा देखा होगा, ऐसे कोई पट्टा चलता है उस पर कोई सामान रखिएगा, घसक के उधर चला जाएगा ना जी। तो जितनी आहार नाल में पेशियाँ हैं सब क्रमाकुंचन कर रही हैं। जो भी भोजन आप कर रहे हैं उसको घसका घसका के छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन सब जगह ले जाते और पचाते जहाँ उसका अच्छा चीज़ है उसको शरीर में संचरित, जो खराब चीज़ है उसको बाहर निकाल देना, ये सारी प्रक्रिया क्रमाकुंचन के द्वारा हो रहा है। ये टोटल प्रक्रिया हो रहा है। सोच के देखिए, आप भोजन कर रहे हैं उसके बाद पेट में कितना काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है, तब जाके भोजन आपको क्या हो रहा है, पच रहा है। और वह भोजन करके इधर उधर आप मैंने मान लीजिए कभी कोई नहीं व्यक्ति होता है, किसी को सोने में डिस्टर्ब हो जाए तो भी उसका भोजन नहीं पच पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे अलग काम हो रहा है। शरीर में जैसे मुख द्वार से आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वहाँ से लेकर के मल परित्याग, इसमें भी पढ़ाएंगे, वहाँ तक टोटल कितना एडिंग हो गया जी, 3 एडिंग ना। चौथा एडिंग क्या है बच्चे, रासायनिक पाचन।
मैं पहले बोला, पहला हेडिंग अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा भौतिक पाचन, तीसरा चौथा रासायनिक पाचन। ठीक है, अब रासायनिक पाचन में केवल जो है एंजाइम की बात होगी। ठीक है, अभी देखिए कह रहा इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के बीकर यानी कि एंजाइम जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में सम्मिलित मनुष्य में पाचन। अब आपको करना क्या है, खाली हेडिंग याद रहे तो आप चीज़ों को लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, मेरा बात याद रहे, हेडिंग याद रहे तो आप उसमें कुछ कुछ तो लिख देंगे। अब देखो रासायनिक में क्या हो रहा है, तो रासायनिक में जो अघुलनशील पदार्थ है उनमें जो है एंजाइम का स्रावण हो रहा है और रासायनिक क्रिया करके उसको घुलनशील पदार्थ बनाया जा रहा है। ये तो हो रहा है ना। ये काम कहाँ से शुरू हो रहा है, तो मुख गुहिका से ही शुरू हो जा रहा है। जैसे आपका फर्स्ट हेडिंग कौन है, मुख गुहिका में पाचन। सही बात है, जैसे हम भोजन को मुख गुहिका के अंदर डालते हैं, आपको पता है कि मुख के अंदर टाइलिन नामक लार का जो है स्रावण होता है। कौन सा नामक, टाइलिन। टाइलिन नामक लार का स्रावण होता है, लाइसोजाइम नामक लार का स्रावण होता है। ये सब भोजन के जो हानिकारक चीज़ है उनको ये क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और उसके बाद से भोजन को कहाँ पहुँचाते हैं, आहार नाल में, ग्रास नली के द्वारा अभी अंदर जाएगा। अब देखिए तो भाई अगर मुख गुहिका में पाचन आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि जैसे मुख के अंदर भोजन को डालते हैं, मुख के अंदर भोजन को डालते हैं तो मुख के पास अंदर जो है टाइलिन नामक रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। अब यहीं से भोजन पचना शुरू हो गया। अब आप सोच के देखिए, च्युइंगम वगैरह खा के अगर इस सब लार को आप ख़त्म कर दीजिएगा तो भोजन तो यहीं से पचना स्टार्ट नहीं होगा, फिर धीरे धीरे अंदर जाएगा, फिर सड़ेगा, मतलब बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए च्युइंगम, पुकार, गुटखा जो लोग खाते हैं उनकी ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लाइसोजाइम, ये क्या बोलते हैं टाइलिन, ये सब चीज़ें रस का स्रावण ख़त्म हो जाता है। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो भोजन अच्छे से पचने वाला नहीं है। पचेगा, आप बताइए, क्योंकि भोजन पचना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुख गुहिका से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुख गुहिका से। दूसरा ग्रास नली में पाचन। ग्रास नली आपको दिखाया गया था फिगर द्वारा। तो जो ग्रास नली होता है, ग्रास नली की दीवारों में एंजाइम स्रावित होता है। जैसे मुख गुहिका के अंदर भोजन गया, ग्रास नली की दीवारों से जो है एंजाइम मिल रहा है उसको, और लगातार एंजाइम मिल रहा है और भोजन को आगे वो खिसका के ले जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये भी आप बात लिखना चाहे लिख दीजिए। अमाशय में पाचन, आपको पता है अमाशय एक थैलीनुमा भाग होता है जिसके 3 भाग कार्डियक होता है, पाइलोरिक होता है। ये सब बात आपको लिखवा दिया गया ऑलरेडी। और इसमें जैसे भोजन जाए, बाकी कुछ बीच में शेषांत्र बचेगा, है ना। तो ये अब ये छोटी, सुनिए कहाँ से जा रहा है, मुख गुहिका से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ, ग्रास नली जाके अमाशय में खुलेगा। अमाशय एक थैलीनुमा भाग होता है। देखिए जो हेडिंग है उसके बारे में 2-3 लाइन भी आप जानते हैं, याद करके घर से गए हैं तो 1-2 लाइन चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन हेडिंग में बोला हूँ, कितना हेडिंग है, 5। वो 5 हेडिंग तो आपको डालना ही पड़ेगा, मानव में पाचन तंत्र पूछेगा तो। चौथा हेडिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब बात क्या हुआ कि इसके साथ भी आप अगर चिपकाना चाहते हैं तो इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताइए, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़वा दिया हूँ। यहाँ पे मैं लिखा होता उसको भी, लेकिन बहुत लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे इन सबको मैंने बस हेडिंग डलवाया है और उसको मैंने छोड़वा दिया है। उसको मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ, मन करे आपको तो 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए जठर रस में क्या बताया जा रहा है कि जठर रस में 97 से 99% जल होता है, 0.2 से 0.5% हाइड्रोलिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम श्लेष्म में पाए जाते हैं। ये टोटल जो है रासायनिक क्रिया का हिस्सा है। जितना आपको श्लेष्म में एंजाइम रस की बात करेगा सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, पाचन तंत्र। मान लो रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आप रात में बहुत ज़्यादा ये सब पढ़ के गए हैं, अगर पेपर में मानव पाचन तंत्र का बात पूछ दिया गया तो आपको ये सब लिख देना है जितना पढ़ के गए हैं, क्योंकि मानव पाचन तंत्र जो हेडिंग है इसमें एकदम शुरू से लेकर अंत तक का क्रिया है। तो जितना आप याद करके गए हो, जितना आपको याद आ रहा है, उन 5 हेडिंग डालिए और 5 हेडिंग के अंतर्गत पूरा लिख दीजिए।
जैसे दांत उत के बारे में भी आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए याद करके गए हैं, नहीं आया दांत के बारे में, तो जो भौतिक क्रिया अभी बोले हैं, भौतिक में निचवा दांत उत के बारे में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। दांत ही ना पीसेगा चबाएगा उसको, बोलिए होगा कि नहीं होगा। तो बस आप ना लिखना जानिए कि लिखना क्या है। अब मानव पाचन तंत्र को हेडिंग लिखना है 5, उस 5 हेडिंग के अंतर्गत जो चीज़ें आपको याद आ रही है सब लिख दीजिए। जैसे इसमें जितना आपको याद आ रहा है सारा लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए छोटी आंत में याद आ गया कुछ बात, लिख दीजिए। अग्नाशयी पित्तरस जो याद आ रहा है लिख दीजिए। आगे बढ़िए, रासायनिक पाचन यहाँ पे, अच्छा वही पेज है, ये हो रहा है चौथा, ये तीसरा है। भोजन का अवशोषण, ये तीसरा हेडिंग हो गया, क्योंकि वो तो अभी वही चल रहा था। भोजन का अवशोषण, अवशोषण का मतलब भोजन को आपने अवशोषित किया। सुनिए, मनुष्य की छोटी आंत, मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांतर व शेषांत्र के में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रंसाकुर में रुधिर एवं लसिका को कोशिकाओं का जाल होता है। रंसाकुर के मध्य भाग में आछिर वाहिनी लैक्टियल्स नामक लसिका कोशिका उपस्थित होती है। इसमें से लसिका कोशिकाएं वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल अवशोषण करती है। अब अवशोषण का मतलब हुआ है जैसे आपने भोजन अंदर कर लिया है, अब मैं आपको पहले बता दिया था, अभी बार बार बता रहा हूँ कि वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे वसा है, ये सब जो सबको क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। और अवशोषित करके ब्लड के साथ सर्कुलेट जो हो रहा है उस सब में पूरे शरीर के हर भाग में भेज दिया जाएगा। क्योंकि सारा भाग में क्या इंतजार कर रहा है, कोशिका इंतजार कर रहा है उस चीज़ का। कोशिका से देखिए, कोशिकाओं के संगठन को उत्तक कहते हैं। तो शरीर के सभी भागों में उत्तक क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे भोजन करते हैं, भोजन की अच्छी अच्छी चीज़ों को अवशोषण करके और पूरे शरीर के भागों में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। आज जो बेकार चीज़ें बच जाएगा, मलमूत्र की स्थिति होगी, उन सबको गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही क्रिया होता है, यह अवशोषण में वही क्रिया हो रहा है। ठीक है, ये वसीय अम्ल कुछ लवणों के साथ संयोजित होकर अधश्लेष्म तक पहुंचते हैं, जहां ये अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर पुनः वसा बिंदुओं का निर्माण करता है। लसिका वाहिनियां रुधिर वाहिनियों में खुलकर, देखो मैं अभी बोल रहा था, इन वसा बिंदुओं को वापस रुधिर में पहुंचा देती है। और इसमें ये टोटल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक अम्ल के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रंसाकुरों में उपस्थित रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है। मैं बोला हूँ रुधिर कोशिका जितना है वो सब यहाँ पे कार्य संभालेगा, और जितना वसा, जितना प्रोटीन, जितना चीज़ें बनेगा उन सबको ये अपने पास लेके और पूरे शरीर के हर एक भाग में क्या कर लेगा, संचरित कर देगा, भेज देगा। तो ये हो गया भोजन का अवशोषण। यानी आप जो भोजन किए हैं उसका भाई क्लियर बात है कि अच्छी चीज़ों को शरीर में लगना चाहिए। आप भोजन उससे तो करते हैं, और जो खराब चीज़ें वो शरीर से कहाँ आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। अगर खराब चीज़ शरीर के अंदर रहने लगा, इकट्ठा होने लगा, तो भी दिक्कत है, तो भी आपको दिक्कत होगा, तो भी आपका तबीयत खराब होगा। सब कई चीज़ें हैं। अब सुनिए, अब इसमें क्या होगा भाई, यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है कि जैसे भोजन जाता है, सुन लीजिए यहाँ पे जो दिखाया गया फिगर में वही बात दिखाया गया है कि टोटल जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके लास्ट हेडिंग है, 2 हेडिंग, इन दोनों हेडिंगों को अच्छे से समझ लीजिए। स्वांगीकरण एक होगा और एक बहिक्षेपण होगा। स्वांगीकरण भी सेम अवशोषण कर लिया गया, अवशोषण करके क्या कर लिया जाएगा, स्वांगीकरण भेज दिया जाएगा। अब सुनिए, पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यंत सरल और जल में विलय हो जाते हैं। ये बात तो आप पहले से जानते आ रहे हैं कि पाचन का ये कमोय है, जटिल को क्या कर देगा, सरल कर देगा। अब सुनिए, इस रूप में कोशिका के जीवद्रव्य में इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है। अवशोषित ग्लूकोज कोशिकाओं के आंतरिक श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं, जो कोशिकाओं के निर्माण में मरम्मत, देखते रहिए, मरम्मत वृद्धि आदि के काम आते हैं। अब शरीर में कहीं चोट लग गया, कहीं घाव भरने का काम, ये टोटल जो है अवशोषण कर लिया जाएगा, स्वांगीकरण कर लिया जाएगा। जितने कोशिका शरीर के अंदर हैं सब उन ऊर्जाओं को अपने पास क्या कर लेंगे, ले लेंगे, उन ग्लूकोज को सबको अपने पास रख लेंगे। और जब भी आपका शरीर कहीं टूटेगा, फूटेगा, होता है ना ऐसी चीज़ें, तो उसमें मरम्मत का काम कौन करेगा, वहीं से एनर्जी आएगा, वहीं से चीज़ें मिलेंगी। अब लास्ट जो बचा देख लीजिए, तो ये जो स्वांगीकरण है
है और अवशोषण है, वो दोनों एक ही चीज़ है। अवशोषण करके और फिर स्वांगीकरण कोशिकाओं को दे रहा, कोशिका अपना स्टोर करके रख ले रहा है, ठीक है कि भाई चलो मेरे पास पड़ा रहेगा। मल परित्याग या बहिक्षेपण क्रिया भी बोलते हैं। अवशोषण के बाद, मैं बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि अवशोषण करने के बाद जो बचेगा वो मल परित्याग यानी कि वो बहिक्षेपण बाहर चला जाएगा। अनेक पदार्थ अपचित रह जाते हैं। बहुत ऐसे पदार्थ है जो क्या रह जाते हैं, अपचित, पचता नहीं है। देखिए जो नहीं बचा, जिनका शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो सकता है। मैं भी बोला हूँ कि शरीर के अंदर वो चीज़ अगर रह गई तो भी हानिकारक हो जाएगा, उसको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अतः मानव गुदा द्वार द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है, बहिक्षेपण कर दिया जाता है और ये बाहर निकल जाते हैं। तो यानी आपने क्या देखा, भोजन करने तक के लेकर के जो अपचित पदार्थ है उनको निकलने तक की क्रिया, ये पूरा का पूरा मानव का पाचन तंत्र के अंतर्गत आएगा। और ये टोटल आपको ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से कोई भी हेडिंग इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा पूरा लेसन है, पूरा लेसन आप इस हेडिंग में पढ़ लिए। अब एक बार जाइएगा घर पे, पूरा लेसन को दोहरा लीजिएगा। इस लेसन में यहीं से टोटल दांत के बारे में, जीभ के बारे में, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये टोटल बात बताया गया है। मतलब मुख द्वार से लेकर के और बहिक्षेपण यानी गुदा द्वार तक की क्रिया को पढ़ाया गया है। तो घर जाके इसको एक बार दोहरा लीजिएगा, ठीक है। लिखवा दिया गया है ना, नहीं लिखवाया गया है?